रसोई में ताज़ा बनी कॉफ़ी की खुशबू बस फैलनी ही शुरू हुई थी कि अचानक पीछे के बरामदे से किसी धातु के जोरदार टकराने की आवाज़ ने सुबह की शांति को चकनाचूर कर दिया। मैं काउंटर के पास खड़ी थी, दोनों हाथों में अपना पसंदीदा सिरामिक मग थामे हुए, वही मग जो रोहन ने हमारी 30वीं सालगिरह पर दिया था। आवाज फिर गूंजी। कोई घर के पीछे था, दरवाजे पर इतनी ताकत से मार रहा था कि कुंडे हिलने लगे। सिंक के ऊपर वाली खिड़की से दिख रहा था कि नवंबर की हल्की ठंड ने शीशे पर पतली सफेद रेखाएं जमा दी थीं। आंगन के पार झील बिल्कुल शांत और ठंडी पड़ी थी। उत्तरी भारत की वो सर्द सुबह जहां हीटर पूरा चलाने पर भी ठंड दीवारों से घुस ही जाती है। मैं 5 बजे से जाग रही थी। 2 हफ्ते पहले हुए एक्सीडेंट के बाद नींद वैसे भी नहीं आती थी। मेरा बायां कंधा अब भी धड़कता था, वहीं जहां सीट बेल्ट में जोर से पकड़ा था। पसलियों पर पड़े नीले निशान स्याही की फैली लकीरों जैसे थे। मैंने मग को काउंटर पर रखा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। हर कदम सीने में हल्का दर्द चुभो रहा था। एक्सरे में 3 पसलियां दरार पड़ी मिली थीं। डॉक्टर कह रहे थे कि मैं भाग्यशाली हूं। कार पूरी तरह टूटकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल में जा घुसी थी। फिर भी मैं बस चोटों और कुछ दिन की धुंधली यादों के साथ बच गई थी। फिर से दस्तक पड़ी। माँ, दरवाजा खोलोगी? जम रहे हैं यहाँ। मेरी बेटी रिया की आवाज। मैंने कुंडी खोली। रिया बरामदे पर खड़ी थी, कोट को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए। उसकी सांसें सर्द हवा में धुंधली हो रही थीं। उसके पीछे उसका पति करण रेलिंग से टिका खड़ा था, जेब में हाथ डाले हुए, जैसे पूरे घर का मुआयना कर रहा हो। रिया इस वक्त अभी तो 7 भी नहीं बजे। वो बिना कुछ कहे सीधे अंदर चली आई, करण उसके पीछे। किसी ने मेरे गाल पर अभी भी दिख रहे नीले निशान के बारे में कुछ नहीं पूछा, किसी ने हाल चाल नहीं लिया। हमें बात करनी है, रिया बोली और सीधे कॉफी पॉट की ओर बढ़ गई, जैसे ये रसोई उसकी हो। उसने बिना पूछे अपने लिए कॉफी डाल ली। करण दरवाजे के पास ही खड़ा रहा, हमेशा की तरह, थोड़ा अकड़ में, जैसे हर कमरा उसके कब्जे में हो। किस बारे में? मैं मेज के पास कुर्सी पर बैठते हुए बोली, पसलियों को मोड़ने से बचते हुए। रिया ने करण की तरफ देखा और उनकी नजरों में कुछ अनकहा था। इस घर के बारे में और आपके अकेले रहने के बारे में, उसने कहा, मग को दोनों हाथों से थामते हुए। माँ, 2 हफ्ते पहले आप लगभग मर ही गई थी। मैं ठीक हूँ, मैंने धीरे से कहा, बस कुछ चोटें हैं। आप ठीक नहीं हैं, करण ने बीच में काटा, उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन। आप गाड़ी चलाते हुए बेहोश हो गई थीं। किस्मत है कि आज जिंदा हैं। हम दोनों को लगता है अब कुछ और विकल्प सोचने चाहिए। कौन से विकल्प? शब्द मेरे मुंह में भारी लग रहे थे। माँ, रिया ने नर्म लेकिन दबी आवाज में कहा, दिल्ली के पास बहुत अच्छे रिटायरमेंट कम्युनिटी हैं। हमारे पास, वहाँ आपको ये पूरा घर अकेले नहीं संभालना पड़ेगा। मुझे किसी कम्युनिटी की जरूरत नहीं, मुझे बस कॉफी और शांति चाहिए, जो कुछ देर पहले तक थी। माँ, प्लीज सीरियस बनो। उसकी आवाज बदल गई, वही लहजा जो वो तब अपनाती थी जब उसे लगता कि सिर्फ वही सही है। ये घर बहुत बड़ा है, जमीन बहुत है, सब संभालना मुश्किल है, और नजदीकी अस्पताल भी 1 घंटे दूर है। मैंने उसे देखा, उसी चेहरे को जो कभी इसी मेज पर बैठकर होमवर्क करती थी जबकि रोहन खाना बनाता था। वही लड़की जो गर्मियों में इस झील में घंटों तैरती रहती थी। कब से ये घर उसके लिए बोझ बन गया था? घर नहीं, मैं अपना घर नहीं बेच रही, मैंने कहा। हम बेचने के लिए नहीं कह रहे, करण आगे बढ़ा। रिया के पास आकर एक मोर्चा बना लिया। हमने पहले ही गुरुग्राम में एक रियल्टर से बात की है। ऐसी झील किनारे वाली प्रॉपर्टीज 1-1 करोड़ तक में बिक रही हैं, शायद ज्यादा। आपने ये घर कितने में लिया था? 80 के दशक में 50-60 हजार में? 62,000, मैंने कहा। 1984 में। रोहन और मैंने सालों बचत करके खरीदा था। ठीक है, उसने रोहन का नाम लगभग नजरअंदाज करते हुए कहा। मतलब आपके पास बहुत पैसा बैठा है, इतना कि आप आराम से सुरक्षित जगह रह सकें, और हम सब संभालने में आपकी मदद करेंगे। मैंने तो वकील से बात करके अस्थायी पावर ऑफ अटॉर्नी का ड्राफ्ट भी मंगवा लिया है, बस जब तक आप ठीक हो। ये शब्द कमरे में पत्थर जैसे गिरे। पावर ऑफ अटॉर्नी? बहुत ख्याल है तुम्हारा, मैंने शांत स्वर में कहा, लेकिन जरूरत नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती हूँ।
माँ, आप हट कर रही हो। रिया की आवाज कांप रही थी, चिंता से या गुस्से से पता नहीं। हम आपकी भलाई चाहते हैं और हम चाहते हैं कि रिया को हर पल आपकी चिंता न करनी पड़े, करण ने जोड़ा। मैंने अपनी बेटी को गौर से देखा, सच में देखा। कैसे वो मेरी आंखें नहीं मिला पा रही थी, कैसे उसकी उंगलियां उसकी शादी की अंगूठी को बार बार घुमा रही थी, वही अंगूठी जो करण की कमाई से कहीं महंगी थी। सेकंड हैंड कारें बेचकर ऐसा हीरा नहीं आता। रियल्टर से कब बात की थी तुमने? मैंने पूछा। एक्सीडेंट को अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं। रिया का चेहरा लाल पड़ गया। हम बहुत समय से चिंता में थे, पापा के जाने के बाद से। 4 साल हो गए, आप अकेली हैं। और एक्सीडेंट ने साफ कर दिया कि अब कदम उठाना जरूरी है, करण बोला। कदम उठाना, मैंने दोहराया। दिलचस्प शब्द चुना तुमने। हम सिर्फ मदद करना चाहते हैं, करण झुंझलाया। लेकिन अगर आप मुश्किल बनेंगी तो और तरीके भी हैं। रिया आपकी इकलौती बेटी है। कोर्ट हमेशा परिवार की बात सुनती है जब बुजुर्ग पेरेंट्स के निर्णय पर सवाल हो। करण, रिया की आवाज तेज हुई। नहीं, मैंने कहा, उसे पूरा बोलने दो। उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। मतलब हम अच्छा तरीका चुन रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी ट्रॉमा के बाद समझदारी से फैसले ना ले पाए तो कानून के रास्ते भी हैं। कमरे में सर्द हवा जैसी खामोशी फैल गई। मैं धीरे से उठी। अब तुम दोनों जाओ। माँ प्लीज, रिया ने हाथ बढ़ाया। मैं पीछे हट गई। जाओ, वरना कुछ ऐसा कह दूंगी जो मुझे पछताना पड़ सकता है। वे चले गए, करण पहले। उसके बूटों की आवाज सीढ़ियों पर गूंजती हुई। रिया थोड़ी देर दरवाजे पर रुकी, उसके चेहरे पर अपराध बोध और अजीब सी दृढ़ता का मिश्रण। हम ये छोड़ने वाले नहीं, उसने फुसफुसाया। हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। दरवाजा बंद हुआ और घर की खामोशी भारी हो गई। मैं रसोई में खड़ी थी, कॉफी ठंडी हो रही थी और मन में एक ऐसा डर उठ रहा था जिसके नाम लेने से भी मैं घबरा रही थी। अकेलेपन का डर नहीं, घर का डर नहीं। उस डर का नाम था वही नज़र जो मैंने अभी अपनी बेटी की आंखों में देखी थी। एक तयशुदा इरादा, जैसे किसी ने ये बातचीत पहले से कई बार रिहर्सल की हो। मैंने मोबाइल उठाया और एक्सीडेंट वाले दिन की कॉल लॉग खोली। 12 नवंबर। मैं याद कर रही थी। मैं बाजार से सामान लेकर घर वापस आ रही थी। दोपहर थी, साफ मौसम। बस एक कप कॉफी पी थी। बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी, जब तक कि अचानक सब घूमने नहीं लगा। धुंधला, फिर पैरामेडिक्स की टॉर्च मेरी आंखों पर। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सो गया, ऐसे लिखा था। न कोई दूसरी गाड़ी, न गवाह। पर मैं सोई नहीं थी। मुझे अचानक अंदर से कुछ गलत लगा था, जैसे शरीर पर अंदर से हमला हुआ हो। मैंने फ्रिज के ऊपर वाले कैबिनेट से ईआर डॉक्टर का दिया हुआ पेन किलर का डब्बा निकाला। उसने कहा था सिर्फ एक लेना। उस दिन एक लिया था और उलझन सी हुई, फिर नहीं लिया। मेरे हाथ कांपे। गोली बाहर निकाली, छोटी, सफेद, गोल, बिल्कुल वैसी जैसी वे स्लीपिंग पिल्स थीं जिन्हें रोहन के मरने के बाद मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वे चक्कर दे देती थीं, बहुत ज्यादा मिलती जुलती। मैंने दोनों बोतलें साथ रखकर देखीं, लगभग एक जैसी। कोई भी इन्हें बदल सकता था, कोई जो इस घर में आता जाता हो, कोई जो रोहन का सामान हटवाने में मेरी मदद कर रहा था। रिया के पास चाबी थी, वो यहाँ 100 बार आ चुकी थी। कायदे से तो करण भी अलमारियां, दराजें सब खंगाल चुका था। मैं भागकर अपने ऑफिस में गई और कंप्यूटर ऑन किया। बैंक अकाउंट ठीक दिख रहे थे, पर जब होम इंश्योरेंस की फाइल खोली, कुछ गड़बड़ थी। 2 महीने पहले ऑटो पेमेंट बदले गए थे। कार्ड मेरा नहीं था। बिलिंग एड्रेस एक पोस्ट बॉक्स था, रिया और करण के घर के पास। ईमेल चेक किया, पेमेंट फेलियर वाला मेल मिला। लिंक खोला, पेज तो इंश्योरेंस कंपनी वाला ही लग रहा था, पर यूआरएल में एक अक्षर गलत था। फिशिंग लिंक। किसी ने मेरे लॉगिन से अकाउंट बदल दिया था। पर कोई मेरी इंश्योरेंस क्यों भरेगा जब तक कि उसे पॉलिसी एक्टिव रहने की जरूरत न हो? कुछ प्लान किया हुआ हो। मेरा फोन बजा, रिया का मैसेज। माँ, हमारे कहे पर सोचिएगा, हम आपसे प्यार करते हैं। शब्द खोखले लगे। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स खोले। एक नाम ढूंढा जिसे सालों से नहीं चुना था। लीना मिश्रा, मेरी पुरानी सहकर्मी सेबी में। हम साथ में फाइनेंशियल क्राइम्स पर काम करते थे। फर्जी अकाउंट, नकली डॉक्यूमेंट, ऑथराइजेशन धोखाधड़ी। वो रिटायर हो चुकी थी, पर त्योहारों पर कार्ड भेज देती थी। तीसरी रिंग पर उसने उठाया। लता, सच में तुम ही हो? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए लीना, बड़ी वाली। बोलो।
एक पूरा बैकग्राउंड चेक चाहिए, फाइनेंशियल, क्रेडिट, कोर्ट रिकॉर्ड सब। किसका? मैं हिचकी, पसलियों में दर्द हुआ। मेरे दामाद करण मेहरा का। कुछ सेकंड चुप्पी रही। सरकारी काम है या निजी? उसने पूछा। निजी और बहुत जरूरी और बिल्कुल चुपचाप। क्यों? अभी नहीं बता सकती, वो बोली। 2 दिन दो, एक अनजान नंबर से कॉल आएगी, उठा लेना। धन्यवाद लता, सावधान रहना, परिवार की खुदाई में अक्सर गंदगी ही मिलती है। कॉल काट गई। मैंने झील की तरफ जाते सूरज की हल्की रोशनी को देखा। सूखे पेड़ काले से दिख रहे थे, पानी ठंडा था। 5वीं सर्दी रोहन के बिना। शायद रिया ठीक कहती थी, शायद मैं बूढ़ी हो रही हूँ, थक रही हूँ। लेकिन मैं थकी नहीं थी, मैं शक्की थी। लैंडलाइन बजा, रोहन का पुराना रोटरी फोन जिसे वो छोड़ नहीं पाता था। मैंने उठाया। मिसेस शर्मा, एक महिला की आवाज़, प्रोफेशनल, हल्की घबराई हुई। मैं खुशबू सिंह, लेकव्यू रियलिटी से। आपके दामाद ने आपकी प्रॉपर्टी के बारे में जो पूछताछ की थी उसी पर फॉलोअप कर रही हूँ। मेरी पकड़ फोन पर कस गई। करण ने संपर्क किया था? हाँ, करीब 3 हफ्ते पहले। उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत खराब हुई है और आप छोटा घर लेना चाहती हैं। उन्होंने लिस्टिंग प्रोसेस, पेपर वर्क, मार्केट प्रोजेक्शन सब पूछा था। यहाँ तक कि कहा था आप फास्ट क्लोजिंग चाहती हैं। 3 हफ्ते पहले? एक्सीडेंट से पहले? अच्छा, मैंने ठंडे स्वर में कहा। वैसे मैं अपना घर बेच नहीं रही, ना अब न कभी। अगर वो दोबारा संपर्क करे तो कह दीजिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है। मैंने फोन रख दिया। कुछ पल वहीं खड़ी रही। टुकड़े एक दूसरे में जुड़ गए। 3 हफ्ते पहले करण मेरा घर बेचने की तैयारी कर रहा था। 2 महीने पहले इंश्योरेंस अकाउंट किसी ने बदल दिया। आज सुबह वे रिटायरमेंट होम और पावर ऑफ अटर्नी की बातें कर रहे थे, कानूनी धमकियां दे रहे थे। एक एक्सीडेंट जिसे सिर्फ एक गोली बदलकर कोई भी कर सकता था। रिया, मेरी इकलौती बेटी, मेरी वो बेटी जिसके पास इस घर की चाबी है। और करण, जो शादी के दिन से ही पैसों के पीछे भाग रहा है। फोन फिर बजा। मुंबई का नंबर था, वही एसटीडी कोड जिससे कॉल आने की बात लीना ने कही थी। लता, बैठी हो? उसने पूछा। बोलो, मैंने कहा। उसकी आवाज़ एकदम सपाट थी। तुम्हारे दामाद की हालत बहुत ख़राब है, गंभीर वाले लेवल की। करीब 20 लाख के क्रेडिट कार्ड का कर्ज, 15 लाख के पर्सनल लोन अलग से। उसकी शोरूम ने 1.5 साल से ठीक से मुनाफा ही नहीं कमाया। पिछले साल उसने घर पर दूसरा लोन चढ़ा लिया और उसकी 3 किस्तें बकाया हैं। बैंक ने डिफ़ॉल्ट का नोटिस भेज दिया है। मैंने आंखें बंद कर लीं। हे भगवान! अभी पूरा सुना भी नहीं। लीना ने आगे कहा। 6 महीने पहले सिविल केस दर्ज हुआ था। पुराने पार्टनर ने किया है। करण पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने और धोखाधड़ी का आरोप है कि उसने ऐसी गाड़ियां बेची जिनमें छुपा हुआ नुकसान था। पैसे खुद रखे और रिस्क पार्टनर पर छोड़ दिया। ट्रायल की तारीख जनवरी की है। केस हारा तो कम से कम 25 लाख और भरने पड़ सकते हैं। मतलब वो बुरी तरह फंसा है। फंसा नहीं, डूब रहा है, उसने कहा। और लता, एक बात और है, इस सब में रिया का नाम भी आ रहा है। बहुत से अकाउंट्स जॉइंट हैं, क्रेडिट लाइनें, लोन सब साझे में। करण डूबा तो वो भी साथ जाएगी। मेरे दिमाग में अलग अलग उम्र की रिया की तस्वीरें घूम गईं। 7 साल की टेढ़ी मेढ़ी वाटर कलर पेंटिंग फ्रिज पर चिपकाने के लिए पकड़े हुए। 16 साल की नए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मुस्कुराती हुई। 25 की पहली बार करण को घर लेकर आती हुई, आंखों में पूरा भरोसा भरा हुआ। धन्यवाद लीना, मैंने धीरे से कहा। अब क्या करने वाली हो? उसने पूछा। अभी नहीं पता, मैंने कहा, लेकिन कुछ न कुछ तो सोचूंगी। बाकी दिन मैंने अपने ऑफिस में ही गुजारा, घर के हर कागज को छानते हुए। इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रॉपर्टी के कागज, बैंक स्टेटमेंट। मैंने पिछले 3 महीनों की पूरी टाइमलाइन बनाई। फिर एक सूची बनाई, किस किस सबूत की जरूरत होगी ये साबित करने के लिए कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की। सबसे पहले दवाइयाँ। मैंने अपने डॉक्टर के क्लिनिक में फ़ोन किया और पिछले साल की सारी प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी मांगी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वे सब कुछ कल तक प्रिंट करके रख देंगे। अच्छा, उसके बाद मुझे ये साबित करना था कि किसी को इस घर में आकर उस कैबिनेट तक पहुंच मिली थी। मैंने गलियारे वाली अलमारी खोली और रोहन का पुराना कैमरा बॉक्स निकाला, वो वाला जिसमें उसका फोटोग्राफी गियर पड़ा था। लेंसों के ढेर के नीचे से वह बैकअप कैमरा मिला जो उसने सालों पहले मोशन सेंसर के साथ लगाया था, आंगन में हिरन पकड़ने वाली फुटेज के लिए।
उसे दोबारा सेट करना सीखने में मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा, लेकिन आखिरकार मैंने उसे रसोई के कोने में लगा दिया, सीधा उस कैबिनेट की तरफ जहां मैं दवाइयां रखती थी। अब अगर कोई यहाँ दखल देगा मुझे पता चल जाएगा। फिर मैंने अपने वकील को फोन किया, रॉबर्ट हैले, वही वकील जिसने रोहन के जाने के बाद हमारा एस्टेट प्लानिंग संभाली थी। बेहद सधे हुए कागज और हाथ से लिखे नोट्स पसंद करने वाले। लता, उसने फोन उठाते ही कहा, पसलियों का क्या हाल है? धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, मैंने जवाब दिया। रॉबर्ट, मुझे अपनी वसीयत में कुछ बदलाव करवाने हैं। ठीक है, उसने कहा, क्या सोच रखा है? मैं एक ट्रस्ट बनवाना चाहती हूँ, घर तुरंत उसमें चला जाए आज की तारीख से। जब तक मैं जिंदा हूँ ट्रस्टी मैं रहूंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी रिया को नहीं जाएगी, ये सीधे एशवुड लेक कंजर्वेशन के नाम होगी। वे इसे नेचर प्रिजर्व, एजुकेशन सेंटर जो चाहे बना लें, लेकिन ये जमीन बिकेगी नहीं, इस पर बिल्डर फ्लैट नहीं खड़ा करेगा। रिया को इससे 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे। कुछ पल लाइन पर खामोशी रही। लता, ये बहुत बड़ा बदलाव है, उसने आखिर कहा। रिया आपकी इकलौती बेटी है, क्या सच में यही चाहती हैं? हाँ, मैंने कहा। कितनी जल्दी पेपर बना सकते हो? कल शाम तक सब तैयार कर सकता हूँ, उसने कहा। लेकिन एक बात पूछनी होगी, आप और रिया के बीच सब ठीक है ना? सब ठीक है, मैंने साफ झूठ बोला। मैं बस ये जमीन सुरक्षित रखना चाहती हूँ। रोहन को ये जगह बहुत प्यारी थी, मैं इसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनते नहीं देख सकती। ठीक है, रॉबर्ट ने नरमी से कहा, कल 4 बजे दफ्तर आ जाइए, सब तैयार रखूंगा। मैंने कॉल काटी और कुर्सी पर पीछे झुक गई। फेज 1 पूरा। कम से कम अब ये घर उनकी पहुंच से बाहर था। मेरे साथ कुछ भी हो जाए ये जमीन वे कैश नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये काफी नहीं था। मैं चाहती थी कि उन्हें पूरी तरह समझ आए उनकी सारी प्लानिंग कैसे एक एक टुकड़े में टूट गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। बिस्तर पर लेटी छत पर पड़ती बाहर जाती गाड़ियों की हल्की रोशनी देखती रही, घर की दीवारों के बीच से आती आवाजें सुनती रही। ये जगह 40 साल से मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। रोहन के साथ पहली बार हमने इसी दहलीज को पार किया था। यहीं रिया पली बढ़ी, यहीं उसे तैरना सिखाया झील के घाट से। इसी घर ने उसे जवान होते देखा, और अब वही लड़की इसे मुझसे छीनना चाहती थी। यादों के लिए नहीं, परिवार को पास रखने के लिए नहीं, बल्कि अपने पति के डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए। फोन की स्क्रीन जगमगाई। रात के 2 बजे। रिया, हमारी बात बार बार याद आ रही है। प्लीज़ माँ, हमें आपकी मदद करने दो। कल फिर आ सकते हैं, आराम से बैठकर बात करेंगे। करण कह रहा था कुछ अच्छे प्रोग्राम हैं जो ट्रांजिशन आसान बना देते हैं, आपको सब अकेले नहीं संभालना पड़ेगा। मैंने मैसेज 2 बार पढ़ा, उस पुरानी रिया को ढूंढते हुए जिसे मैं जानती थी। मुझे सिर्फ नपे तुले शब्द दिखे जो सहलाने के साथ साथ दिशा भी बदल रहे थे। आपको सब अकेले नहीं संभालना पड़ेगा, ये लाइन सबसे ज्यादा चुभी, जैसे वे मदद नहीं अच्छी तरह प्लान की गई लूट ऑफर कर रहे हों। मैंने जवाब टाइप किया, मिटाया, फिर से लिखा, आखिर में बस छोटा सा मैसेज भेजा, कल दोपहर 12 बजे आ जाओ, बात करेंगे। जवाब तुरंत आ गया, थैंक यू माँ, हम आपसे प्यार करते हैं, कल मिलते हैं। मैंने फोन रखा और महसूस किया कि होंठों पर एक पतली बिन मजाक की मुस्कान खिंच गई है। हाँ, हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अगली सुबह मैं शहर की तरफ निकली। जिस सड़क पर मैं रोज चलती आई थी, आज वही रास्ता अलग लग रहा था, जैसे पूरा इलाका किसी केस की साइट हो। हर मोड़, हर सीधी पट्टी पर अब जो मैं जानती थी उसकी परत चढ़ी हुई थी। मैंने गाड़ी धीरे चलाई, शरीर को परखा। दिमाग एकदम साफ था, संतुलित, न चक्कर, न धुंध, न कॉफी में पड़ी कोई गलत गोली। रॉबर्ट का दफ्तर शहर की पुरानी ईंटों वाली बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर था, वही जहां रिसेप्शनिस्ट अब भी पूरे फर्म का नाम लेकर फोन उठाती थी। नए पेपर वही मेरे इंतजार में थे। हम उसके कॉन्फ्रेंस रूम की मेज पर बैठे। मैंने हर पेज ध्यान से पढ़ा। सेबी के दिनों की मेरी पुरानी आदतें वापस आ गईं, क्लॉज दर क्लॉज जांचने की। आप बिल्कुल पक्की हैं? रॉबर्ट ने पूछा जब मैं आखिरी लाइन पर साइन करने लगी। पूरी तरह, मैंने कहा। उसने मेरे सिग्नेचर को नोटराइज किया, कॉपियां फाइल में रखीं और ओरिजिनल मुझे दे दिए।
ट्रस्ट बन चुका है, उसने कहा। अभी से प्रॉपर्टी उसी में है। आपकी वसीयत भी अपडेट हो गई है। रिया को आपकी पर्सनल चीजें और बैंक बैलेंस मिलेगा, लेकिन घर और जमीन अलग कर दी गई हैं। अच्छा, मैंने कहा। एक और बात, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, थोड़ा भी संदिग्ध, तो तुरंत राज्य पुलिस या स्टेट क्राइम ब्रांच से संपर्क करना। उन्हें ट्रस्ट के बारे में बताना, कब बनाया, क्यों बनाया, सब। उसकी आंखें तेज हो गईं। लता, ये सब क्या चल रहा है? बस एक तरह का इंश्योरेंस समझ लो, मैंने कहा। यही नाम दे दो इसे। वापसी में मैं मेडिकल स्टोर पर रुकी और डॉक्टर के क्लिनिक से प्रिस्क्रिप्शन की प्रिंट कॉपी ले आई। 2 बोतलें, एक दर्द के लिए, एक नींद के लिए। दोनों ओरिजिनल, दोनों का शेप और रंग बिल्कुल एक जैसा। घर पहुंची तो मेरे पास 2 घंटे थे, रिया और करण के आने से पहले। हर मिनट मैंने आखिरी तैयारी में लगाया। लीना ने सुबह ही करण की फाइनेंशियल रिपोर्ट ईमेल कर दी थी। मैंने उसे प्रिंट करके एक फोल्डर में रखा, साथ में प्रिस्क्रिप्शन की कॉपियां और इंश्योरेंस अकाउंट का स्क्रीनशॉट, जिसमें अनजान कार्ड और पीओ बॉक्स दिख रहा था। मैंने मुख्य तारीखों की एक सिंपल टाइमलाइन टाइप की और उसे ऊपर रखा। फिर ये सब एक लिफाफे में बंद करके राज्य अपराध शाखा के नाम एड्रेस किया और अपने डेस्क की दराज में रख दिया। सचमुच का इंश्योरेंस। ठीक 12 बजे गाड़ी के टायरों की आवाज कंकड़ पर सुनाई दी। मैंने नई कॉफी बना ली थी, 3 मग बाहर रखे थे और हमेशा वाली कुर्सी पर बैठ गई थी, जिसका एंगल ऐसा था कि दरवाजा साफ दिखे। दस्तक हुई। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। रिया सबसे पहले अंदर आई, उसके पीछे करण। दोनों बैंक मीटिंग में जाते हुए क्लाइंट जैसे सजे हुए, इस्त्री किए हुए कोट, पॉलिश किए जूते, चेहरे पर खिंची हुई मुस्कानें। माँ, रिया बोली, बात करने का मौका देने के लिए शुक्रिया। वो मेरे सामने बैठ गई। करण खिड़की के पास खड़ा रहा, जगह चुनी हुई, पोस्टर सोचा समझा। कॉफी? मैंने पूछा। नहीं थैंक्स, करण ने कहा। रिया ने भी सिर हिला दिया। उसके हाथ गोद में कसकर जुड़े हुए थे। कल, उसने शुरू किया, कल बात जरा ज्यादा बढ़ गई। करण बस मदद करना चाहता था। शायद हमने ज्यादा प्रेशर डाल दिया। शायद, मैंने सपाट स्वर में कहा। हम आपकी चिंता कर रहे हैं, करण ने झील की तरफ देखते हुए जोड़ा। बस यही बात है। एक्सीडेंट ने हमें डरा दिया। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ दोबारा हो। अच्छा शब्द है, मैंने कहा। दोबारा हो, जैसे तुम्हें वही बात फिर से होने का बहुत डर है। रिया की आंखें एक पल को ऊपर उठीं, फिर नीचे गिर गईं। मतलब ये कि करण ने इस प्रॉपर्टी की लिस्टिंग के बारे में रियल एस्टेट वालों से बात 3 हफ्ते पहले शुरू कर दी थी, मेरे तथाकथित एक्सीडेंट से पहले। उस समय तो किसी ने मुझे कहीं शिफ्ट करने की बात भी नहीं की थी। सही कह रही हूं ना करण? वो खिड़की से मुड़कर मेरी ओर देखता है, चेहरे पर एक फीकी कंट्रोल्ड मुस्कान। मैं तो बस जानकारी ले रहा था, उसने कहा। आगे की प्लानिंग, प्रोएक्टिव होना बुरी बात नहीं है। प्रोएक्टिव, मैंने दोहराया, जैसे किसी का मेरे इंश्योरेंस अकाउंट में घुसकर 2 महीने पहले कार्ड बदल देना या ये जानना कि मैं दवाइयाँ कहाँ रखती हूँ। कमरे में सन्नाटा फैल गया। रिया का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। करण के जबड़े की मांसपेशी हिली। माँ, आप क्या कह रही हैं? रिया लगभग फुसफुसाई। मैंने फोन अनलॉक किया, वो फोटो खोली जिसमें दोनों दवा की बोतलें साथ रखी थीं और उसे मेज पर उसकी तरफ सरका दिया। पेन किलर और स्लीपिंग पिल्स, मैंने कहा। एक ही साइज, एक ही रंग, एक जैसे मार्किंग। बहुत आसान है इन्हें बदल देना, अगर कोई चाहता हो कि किसी उम्रदराज औरत को गाड़ी चलाते समय नींद आने लगे। ये पागलपन है, करण चिल्लाया। उसकी आवाज बर्फ जैसी सख्त हो गई। आप हम पर क्या इल्जाम लगा रही हैं कि हम आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थी? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैंने शांत स्वर में कहा। मैं बस जो दिख रहा है वही बता रही हूँ। लीना मिश्रा, मेरी पुरानी सेबी वाली साथी, ने तुम्हारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड खंगाल लिए करण। तुम कर्ज में डूबे हुए हो, तुम्हारा शोरूम घाटे में है, तुम्हारे खिलाफ केस चल रहा है जो तुम्हें पूरी तरह डुबो सकता है। तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, बहुत पैसों की। ये घर, ये जमीन कम से कम 1-1.5 करोड़ की है। अगर मैं मर जाती तो ये सीधा रिया के नाम जाता और फिर वहां से सीधे तुम्हारी मुसीबतें हल करने में। रिया कुर्सी पीछे धकेलकर खड़ी हो गई। लकड़ी की आवाज फर्श पर घिसट गई। बस कीजिए, उसने चीख के करीब आवाज में कहा। आपको पता भी है क्या कह रही हैं? आप अभी भी कंकशन से उभर रही हैं।
वही कनकशन, मैंने कहा, जो उस दिन आया जब साफ दोपहर में अचानक मुझे नींद से घेरने लगी, जबकि मैंने सिर्फ 1 कप कॉफी और 1 गोली ली थी, ऐसी बोतल से जिसे इस घर की चाबी रखने वाला कोई भी बदल सकता था। मैं बैठी रही, आवाज स्टेडी रखी। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ रिया, मैंने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। मैं आहत हूँ, गुस्से में हूँ, लेकिन भ्रमित नहीं। करण अचानक आगे बढ़ा, 2 तेज कदमों में मेज के पास आकर मेरी कुर्सी के दोनों तरफ हाथ रखकर झुक गया। आप ये सब साबित नहीं कर सकती, वह दांत भींचकर बोला। ये एक अकेली बूढ़ी औरत की वहम भरी कहानी से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। मान लो आपके पास कुछ हो भी तो कौन यकीन करेगा? आपकी खुद की बेटी। बैठ जाओ करण, मैंने कहा। वह नहीं हिला। बैठो, मैंने इस बार आवाज में स्टील घोलकर कहा। शायद मेरे लहजे में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक लिया। वो सीधा हुआ और 1 कदम पीछे हटा। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। करण चलो, उसने कहा, बस करते हैं। नहीं, मैंने कहा, पसलियों के दर्द के बावजूद धीरे धीरे उठते हुए। तुम बात करने आए थे, अब बात होगी। वे दोनों मुझे ध्यान से देख रहे थे। तुम्हें मेरा घर चाहिए? मैंने पूछा। तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए? ठीक है, मेरा जवाब सुन लो। मैंने कुछ पल के लिए ठहराव रखा। मैंने कहा, घर और जमीन अब एक इररिवोकेबल ट्रस्ट में है। मेरे बाद ये जगह तुम्हें नहीं मिलेगी रिया, ये सीधे एशवुड लेक कंजर्वेसी के पास जाएगी। वे इसे संभालेंगे। ट्रेल्स, वर्कशॉप, समर कैंप, जो चाहें। प्रॉपर्टी ना बेची जा सकती है, ना उस पर बिल्डर प्रोजेक्ट बना सकता है। और तुम दोनों, मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, इससे कुछ नहीं पाओगे। रिया का चेहरा टूट गया। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर चुकी, मैंने कहा। पेपर फाइल हो गए। अब मेरे साथ कुछ भी हो जाए तुम इस घर को हाथ नहीं लगा सकोगे। जिस पैसे पर दाव लगाया था वो हाथ से निकल चुका है। करण का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। आप कितनी जहरीली। ध्यान से बोलो, मैंने बीच में काटा, क्योंकि पिछले 48 घंटों में जो कुछ मैंने पता किया है सब डॉक्यूमेंट कर चुकी हूँ। तुम्हारा कर्ज, केस, अकाउंट में किया गया बदलाव, दवाइयों वाला मामला, सब लिखा हुआ है सबूतों के साथ, और वो एक लिफाफे में राज्य अपराध शाखा के नाम रखा है। मेरे वकील के पास साफ निर्देश हैं। मेरे साथ अगर जरा भी कुछ गड़बड़ होता है तो वो लिफाफा सीधे इन्वेस्टिगेशन टीम के पास जाएगा। कोई पैटर्न है ही नहीं, रिया रोते हुए बोली। आप ऐसी चीजें जोड़ रही हैं जो हैं ही नहीं। हम सच में आपकी मदद करना चाहते थे। मदद? मैंने कहा। मदद मतलब मुझे किसी सुविधा में भेजकर मेरा घर बेच देना ताकि करण के बिजनेस के छेद भर सकें, यही मदद? उसने मुंह खोला फिर बंद कर लिया। मैंने देखा कैसे धीरे धीरे उसके चेहरे पर यह समझ उतरी कि मैंने उनकी हर चाल देख ली है। अब तुम दोनों यहां से जाओ, मैंने कहा, अभी। और रिया, जाते जाते घर की चाबी मेज पर रख जाना। उसकी आंखें भर आईं। मां प्लीज। चाबी? मैंने पूरी शांति के साथ दोहराया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने वो पुरानी पीतल की चाबी के गुच्छे से अलग की, वही जो मैंने उसे 16 साल की उम्र में दी थी। उसने उसे मेज पर ऐसे रखा जैसे जलती चीज रख रही हो। सॉरी, वो फुसफुसाई। मैं बहुत सॉरी हूं, हम बेहद मजबूर थे। करण का बिजनेस, केस, बिल, हमें समझ नहीं आया और क्या करें। तुम पूछ सकती थीं, मैंने कहा, तुम सच बता सकती थीं। इसके बजाय तुमने मुझे बेवकूफ समझा। मेरी समझदारी, मेरी याददाश्त, सब पर शक करवाने की कोशिश की। हमने कभी आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहा, करण ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन कम, आदत ज्यादा थी। अब बस, मैंने कहा, जाओ। वे चले गए। खिड़की से मैंने उनकी गाड़ी को ड्राइव वे से पीछे हटते देखा, कंकड़ उछलते हुए। तब तक देखती रही जब तक गाड़ी मोड़ के पीछे गायब नहीं हो गई। फिर मैं वापस मेज पर आकर बैठ गई। उस घर में जो रोहन और मैंने हंसी, झगड़े और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से भर दिया था। ये जीत अभी भी भारी लग रही थी। मैंने घर बचा लिया था, जमीन को सुरक्षित कर लिया था, लेकिन कीमत मेरी बेटी थी। फोन फिर बजा। स्क्रीन पर नाम आया, लीना। वे आए थे? उसने पूछा। आए भी, मैंने कहा, और चले भी गए। बात खत्म। तुम ठीक हो? उसने पूछा। हो जाऊंगी, मैंने कुछ पल बाद कहा। किसी दिन। लता, तुमने वही किया जो जरूरी था, लीना बोली। तुम ये जानती हो।
जानना दर्द कम नहीं करता, मैंने कहा। नहीं, वो धीरे से बोली, शायद नहीं करता। सुनो, अगले हफ्ते तुम्हारे इलाके से निकलना है, रुकूंगी तुम्हारे पास, कॉफी से थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग चीज लेकर आऊंगी। तुम्हारी झील के किनारे बैठकर याद करेंगे कि हमने 3-3 दशक क्यों लगाए ऐसे करंट टाइप लोगों को जजों के सामने खड़ा कराने में। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा लगेगा, मैंने कहा। शुक्रिया। फोन रखने के बाद मैं कमरे दर कमरे घर में घूमी। वो बेडरूम जहां रोहन ने आखिरी सांस ली थी, वो लिविंग रूम जहां रिया के छोटे छोटे कदमों ने पहली बार कारपेट पार किया था, वो रसोई जहां हमने त्योहार मनाए, जन्मदिन मनाए, साधारण से मंगलवार की रात का खाना भी साथ खाया। हर जगह में अब एक नई तरह की चुभन थी। बाहर झील नवंबर के आसमान के नीचे धूसर पड़ी थी, हवा तेज हो गई थी, पानी पर लहरें बन रही थीं, सर्दी लगभग आ चुकी थी। मैं उसे अकेले झेलूंगी, जैसे पिछली 4 सर्दियां अकेले झेली थीं। लेकिन इस बार मेरे साथ ये ज्ञान भी होगा कि रिया क्या करने के कितने करीब पहुंच गई थी। जमीन सुरक्षित थी, घर सुरक्षित था, रोहन का इस जगह के लिए प्यार अब हम सबके बाद भी जिंदा रहेगा। लेकिन इस सुरक्षा की कीमत थी मेरी बेटी को लेकर मेरी सारी भ्रांतियां, वो सारी मुलायम यादें, वो उम्मीद कि आखिर में भी वो ईमानदारी चुन लेगी, मजबूरी नहीं। कुछ जीतें ऐसी होती हैं, मैंने महसूस किया, जो भीतर से उन चीज़ों को भी तोड़ देती हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थीं। मैंने अपने लिए कॉफ़ी का एक और मग भरा, मेज़ पर वापस बैठ गई और ठंडे पानी की तरफ देखते हुए उस वसंत का इंतज़ार करने लगी जिसके आने की मुझे अब खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि मैं सच में चाहती भी हूँ या नहीं।